न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भीषण हादसे में घायलों का हाल जाना। शिग्रोबा मंदिर के पीछे घाट पुणे मुंबई के राजमार्ग पर एक निजी बस में खड्डा में गिर जाने से 12 लोगों की मौत हो गई है और एक लापता है। 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं और वह खोपोली में एक MGM के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने MGM के गए और उस घायलों का हाल जाना। उन्होंने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा, उन्होंने मृतकों के परिवार वालों को मदद करने के लिए कहा है और घायलों का सारा खर्चा सरकार उठाने वाली है और वह आखिर हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है। और घायल बच्चों से बात करते हुए उन्होंने चालक से 2 बार धीरे धीरे को चलाने के लिए कहा था, लेकिन वह नहीं माना और बताया जा रहा है कि हादसा हो गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह डॉक्टर गंभीर रूप में घायल बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एक हादसा हो गया है। घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। खाजगी बस घाटामध्ये पडून दुर्घटनाग्रस्त झाली। त्यामध्ये एकूण 42 प्रवासी होते, 12 डेथ आहेत, एक बॉडी मिसिंग आहे आणि जवळपास 28 लोक जखमी आहेत। मी जवळपास सगळ्या जखमींना पाहून आलेलो आहे। 5 त्याच्यामध्ये क्रिटिकल आहेत, त्याच्यावर उपचार सुरू आहे। डॉक्टरांना सूचना दिलेल्या आहेत की या सर्व लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी जे काही उपाय चांगल्यात चांगले उपाय करण्याच्या सूचना मी दिलेल्या आहेत आणि तशा प्रकारचे उपचार देखील त्यांच्यावर सुरू आहेत। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे आणि म्हणून मृतांच्या नातेवाईकांना शासनाच्या वतीने 5 लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे। जे जखमी आहेत त्यांचा सर्व उपचाराचा खर्च शासनाच्या माध्यमातून केला जाईल। त्यांना कुठलाही खर्च करावा लागणार नाही, अशा प्रकारचा देखील निर्णय शासनाने घेतलेला आहे। या दुर्दैवी घटनेची दखल देशाचे गृहमंत्री अमित शाह साहेबांनी देखील घेतली। त्यांनी देखील संवेदना कळवल्यात, मला देखील त्यांनी फोन केला होता। नागपुर में 6 मई को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गवाही देने की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सत्र न्यायालय के कहा है कि उन्होंने जनप्रतिनिधित्व का कानून में तहत कोई अपराध नहीं किया है और वह चुनावी हलफनामे पे कोई जानकारी नहीं छिपाई गई है और देवेंद्र फडणवीस ने खिलाफ वह जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कार्यवाही की मांग को लेकर अधिवक्ता एक सतीश उके ने अदालत में याचिका दायर की है और इसमें आरोप लगाया था कि वह उन्होंने 2014 में चुनाव के दौरान अपने हलफनामे के 2 अपराधों को छुपाया था और आज नागपुर में उन्होंने सत्र न्यायालय के धारा 313 के तहत कार्यवाही हुई है और जिसमें ऐसे मामले में गवाह द्वारा सबूत पेश किए गए हैं और बाद में संबंधित मामले में आरोपी के सवाल पूछे जाने जाते हैं और इसी के तहत वह आज देवेंद्र फडणवीस ने सवाल पूछे गए और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से कोर्ट में कुछ गवाहों को साक्ष्य के लिए भी अगली तारीख 6 मई तक दी गई है और उन्हें जवाब देते हुए उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के द्वारा उन पर लगाए गए गंभीर आरोपों को खंडन किया है। देवेंद्र फडणवीस ने अदालत में कहा था कि उन्होंने कई भी भरोसा आरोप स्वीकार नहीं किया है और देवेंद्र फडणवीस ने वकील उदय दुबले ने कहा है कि वह उनको अदालत में कहा से देवेंद्र फडणवीस पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। आज माननीय कोर्टाने 313चा स्टेटमेंट रेकॉर्ड करण्याकरता उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस साहेब यांना कोर्टामध्ये बोलवलं होतं। कोर्टासमोर जे साक्षी पुरावे झाले आत्तापर्यंत त्या साक्षी पुराव्याच्या अनुषंगाने फडणवीस साहेबांना त्यांनी प्रश्न विचारले
आणि त्या प्रश्नांवर तुमचं काय मत आहे, तुमचं काय उत्तर आहे, तुमचं काय म्हणणं आहे हे कोर्टाने विचारलं, जी रेग्युलर प्रोसिजर असते. त्यावेळेस माननीय उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस साहेबांनी यातले सगळे गुन्हे, मला एकही गुन्हा यातला मला मान्य नाही, सगळे माझ्याविरुद्ध खोटे गुन्हे राजकीय वैमनस्यामुळे आणि राजकीय द्वेषाने प्रेरित होऊन माझ्याविरुद्ध गुन्हे दाखल केलेला आहे, माझ्याविरुद्ध केस दाखल केली आहे, असं माननीय फडणवीसांनी माननीय कोर्टाला सांगितलेलं आहे. पुढची तारीख कोर्टाने 6/5 दिलेली आहे की देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्यातर्फे काही साक्षी पुरावे द्यायचे असतील तर त्याच्याकरता 6/5 ही पुढची तारीख दिलेली आहे. मेलघाट में 10 महीने से कुपोषण और शिशु मृत्यु दर बढ़ी. जहां सरकार अमरावती जिले में मेलघाट में स्वास्थ्य व्यवस्था के मौजूद कराने का दावा करती है और वहां अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक के 10 महीनों में 157 बच्चों की मौत और 71 मृत पाई चुकी है और इसके बाद वह आंकड़े सामने आ रहे हैं और मेलघाट में 71 नवजातों की मौत हुई है. बच्चों की मौत 62 बच्चों की मौत और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से हुई है और वह 8 बच्चों के अस्पताल में जाने के दौरान ही रास्ते में मौत हो गई है. और चौंकाने वाली बात तो यह है कि घर में मरने वाले बच्चों की संख्या 47 है और वह तो क्या स्वास्थ्य प्रणालियों के वाकई गंभीरता से और गर्भवती महिलाओं की तरफ ध्यान दे रही है या नहीं. और यह सवाल उठ रहा है कि मौत को लेकर हाईकोर्ट ने 1993 में याचिका चलाई रही है और वह हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इस क्षेत्र में बाल रोग विशेषज्ञ और स्त्री रोग के विशेषज्ञ के नियुक्तियों की जा रही है, लेकिन फिर भी डॉक्टर इस जगह पर सेवा नहीं कर रहे हैं. गर्भवती माताओं के बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है और ऐसे में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी शिशु मृत्यु दर पर आ जाते हैं और यही चिंता की बात है. और लिहाजा वहां पर वह स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन के ठीक से काम नहीं कर रहा है और याचिकाकर्ताओं के बद्या थाने में वह रोग लगाए कि उनके बीच कोई तालमेल नहीं हो पा रही है. न्यायालयामध्ये 1993 पासून ओरिजिनली याचिका दाखल झालेली आहे. फार दुःखाने नमूद करावंसं वाटतं, जेव्हा माझं सरकार असतं तेव्हा मी याचिकादार होतो, जेव्हा माझं सरकार नसतं तर मी याचिकादार दुसऱ्याची याचिका काढतो. अशा प्रकारे सगळ्या राजकीय पक्षांनी सुद्धा त्याचं भांडवल केलं. जेव्हा ते सत्तेमध्ये होते तेव्हा त्यांनी याचिका दाखल नाही केली, मात्र जेव्हा सत्तेच्या बाहेर आले तेव्हा त्यांना याचिका दाखल केली, पुन्हा सत्तेचे खाली पडले, पुन्हा याचिका मागे घेतली. अशा प्रकारे ह्यांनी सुद्धा खेळ केलेला आहे. त्याच्यामध्ये आता हा खेळ विसरून त्या अगदी निष्पाप मुलांचा जीव वाचवण्यासाठी सगळ्यांनी बसून प्रयत्न करण्याची गरज आहे. आणि निश्चितपणे जर समन्वय असेल, संवाद असेल, फक्त त्या शासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये संवाद आणि समन्वय असेल तर तिथे बालमृत्यू कमी होऊ शकतात. आता सरकार किंवा म्हणा प्रशासन दुसऱ्यावर जे आरोप करतात ते चुकीचे आहे. असं आता दुःखाने नमूद करावंसं वाटतं की इथल्या महाराष्ट्र शासनाला, इथल्या अधिकाऱ्यांनाच वाटत नाही की बालमृत्यू कमी व्हावेत. हे मला अतिशय दुःखाने नमूद करावंसं वाटतं. आणि माझा एकंदरीत 25 वर्षाचा अनुभव आहे. मी प्रत्यक्ष रोज बघत असतो त्या ॲम्ब्युलन्सचे आवाज. रोज मी म्हणजे की एक दिवसाआड मी त्या मेळघाटमध्ये जात असतो. संपूर्ण मेळघाट फिरलो आहे, अनेकदा न्यायालयात जातो, अनेक अभ्यास केलेला आहे. आणि मी पण त्यांच्यासारखा शिक्षित आहे, म्हणजे काहीतरी मी वायफळ बोलत अशातला अर्थ नाही. मलासुद्धा वाटतं की बालमृत्यू कमी व्हावेत. पत्रकारांनासुद्धा वाटतं बालमृत्यू कमी व्हावेत. पत्रकार असेल, प्रशासन असेल, सामाजिक कार्यकर्ते असेल, आणि सगळ्यांनी जर मिळून काम केलं तर मेळघाटमधील बालकांचं जे मरण्याचं प्रमाण ते शून्यावर येऊ शकतं, असा सुद्धा विश्वास आहे. आज जे एकेकाळी 500 बालमृत्यू व्हायचे, 700 बालमृत्यू व्हायचे, आता 150 आणि 200च्या बदात बालमृत्यू आहे. हे जर कमीच केले असेल ते पण शासकीय यंत्रणेच्या विशेष प्रयत्नामुळे झालेले आहे. अजून त्यांनी थोडेसे प्रयत्न केले तर निश्चितपणे बालमृत्यू. आपण मोठमोठी धरणे बांधतो, लोकांना पाणी पाजतो, त्या आदिवासींच्या जमिनीवरचं पाणी त्या शहराला येतं. या शहरातलं प्रशासन त्यांच्या घरापर्यंत जाऊ शकत नाही, ते वाईट वाटतं. जर मेळघाटचा विचार जर केला तर 3.25 लाख पॉप्युलेशन आहे आपली. त्याच्यामध्ये 7,000 डिलिव्हरीज होतात. तर जे काही मृत्यूचं प्रमाण आहे, मागच्या वर्षी 22-23मध्ये 177 मृत्यू झाले होते जानेवारी अखेरपर्यंत, आणि आतापर्यंत 2022-23मध्ये हे 157 मृत्यू आपल्या मेळघाट कार्यक्षेत्रामध्ये झालेले आहे. आणि जे उपजत मृत्यू आहे हे 73 आपल्या मेळघाटमध्ये झालेले आहेत. नेमकी कारणं काय याच्यामध्ये मेन 2-3 कारणं आहे ज्याच्यामध्ये बालमृत्यू आपल्या मेळघाटमध्ये घडत आहे. पहिलं मृत्यूचं मेन कारण म्हणजे सेप्टिसिमिया, जे सगळ्यात मोठं कारण आपल्याकडे आढळून आलेलं आहे. दुसरं निमोनिया, आणि तिसरं जे आपल्याला आहे सगळ्यात जास्त जे आढळून आलेलं आहे
पहिलं निमोनिया आहे, दुसरं सेप्टिसिमिया आहे आणि तिसरं लो बर्थ वेट. हे प्रमुख कारण आहे ज्याच्यामुळे बालमृत्यू आपल्याकडे होत आहे. अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक्यू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।